वो रात गुजर गई, फिर और कई रातें गुजर गईं। सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतजामी कामों और नई फौज तैयार करने में इतना मसरूफ रहा कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त न निकाल सका। अली बिन सुफियान ने उसे नाजी के मुतालिक जो रिपोर्ट थी उससे वो परेशान हो गया। उसने अली से कहा, तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स सलीबियों से ज्यादा खतरनाक है। ये एक सांप है जिसे मिस्र की इमारत आस्तीन में पाल रही है। अली बिन सुफियान ने नाजी की तखरीबकारी की तफसील सुनाई कि उसने किस तरह किस बड़े आदमी को अपने हाथ में लिया और इंतजामिया में मनमानी करता रहा। फिर कहा, और जिस सोडानी सिपाह का वो सालार है वो हमारी बजाय उसकी वफादार है। क्या आप इसका कोई इलाज सोच सकते हैं? सिर्फ सोच ही नहीं सकता, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया। इलाज शुरू कर चुका हूँ। मिस्र से जो सिपाह भर्ती की जा रही है उसे मैं सोडानी मुहाफिजों में गड़मड़ कर दूंगा। फिर ये फौज सोडानी होगी ना मिस्री। नाजी की ये ताकत बिखर कर हमारी फौज में जज्ब हो जाएगी। नाजी को मैं उसके सही ठिकाने पर ले आऊंगा और मैं ये भी वसूख से कह सकता हूँ कि उसने सलीबियों के साथ भी गठजोड़ कर रखा है। अली बिन सुफियान ने कहा, आप सल्तनत इस्लामिया को एक मजबूत मरकज पर लाकर इस्लाम को वसअत देना चाहते हैं, मगर नाजी आपके ख्वाब को दीवाने का ख्वाब कह रहा है। तुम इस सिलसिले में क्या कर रहे हो, ये मुझ पे छोड़ें। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं जो कुछ करूंगा वो आपको साथ साथ बताता रहूंगा। आप मुतमईन रहें, मैंने उसके गिर्द जासूसों की ऐसी दीवार चुन दी है जिसकी आंखें भी हैं और कान भी हैं, और ये दीवार मुतहर्रिक है। यूं समझ लें मैंने उसे अपने जासूसी के कले में कैद कर लिया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को अली बिन सुफियान पर इस कदर एतमाद था कि उससे उसकी दरपर्दा कार्रवाई की तफसील न पूछी। अली ने उनसे पूछा, मालूम हुआ है कि वो आपको जश्न पर मदऊ कर रहा है। अगर ये बात सही है तो इसकी दावत इस वक्त कबूल कीजिएगा जब मैं आपको बताऊंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी उठे और हाथ पीठ पीछे रखकर टहलने लगे। उनकी आह निकल गई और रुक गए और बोले, बिन सुफियान, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बेमकसद जिंदगी से क्या ये बेहतर नहीं कि इंसान पैदा होते ही मर जाए? कभी कभी ये सोच दिमाग में आ जाती है कि वो लोग शायद ज्यादा खुश नसीब हैं जिनकी कौमी हिस्स मुर्दा हो जाती है और जिनका कोई किरदार नहीं होता। बड़े मजे से जीते हैं और अपनी आई पर मर जाते हैं। वो बदनसीब है अमीर मोहतरम। अली ने कहा, हाँ बिन सुफियान। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं जब उन्हें खुश नसीब कहता हूँ तो यही बात मालूम नहीं कौन मेरे कान में कह देता है जो तुमने कही है, मगर सोचता हूँ कि हमने तारीख का धारा इस मोड़ पर ना बदला तो मिल्लत इस्लामिया बिखर कर वादियों, जंगलों और सहराओं में खो जाएगी। मिल्लत की खिलाफत 3 हिस्सों में बट गई है। अमीर मनमानी कर रहे हैं और सलीबियों के आलाकार बनते जा रहे हैं। मुझे ये डर भी महसूस होने लगा है कि मुसलमान अगर जिंदा रहे तो वो हमेशा सलीबियों के गुलाम और आलाकार बने रहेंगे। वो इसी पे खुश रहेंगे कि जिंदा हैं, मगर कौम की हैसियत से वो मुर्दा होंगे। जरा नक्शा देखो अली, आधी सदी में देखो हमारी सल्तनत का नक्शा कितना सुकड़ गया है। वो खामोश हो गया, सर झुकाकर टहलने लगा, फिर रुक गया और सर को झटक कर अली बिन सुफियान को देखा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, जब तबाही अपने अंदर से उठे तो उसे रोकना महाल हो जाता है। अगर हमारी खिलाफत और इमारतों का यही हाल रहा तो सलीबियों को हम पे हमला करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वो आग जिसमें हम अपना ईमान, अपना किरदार और अपनी कौमियत जला रहे हैं, उसमें सलीबी आहिस्ता आहिस्ता तेल डालते रहेंगे। उनकी साजिशें हमें आपस में लड़ाती रहेंगी। मैं शायद अपना अज़्म पूरा न कर सकूं, मैं शायद सलीबियों से शिकस्त भी खा जाऊं, लेकिन मैं कौम के नाम एक वसीयत छोड़ना चाहता हूं। वो ये है कि किसी गैर मुस्लिम पर कभी भरोसा न करना। उनके खिलाफ लड़ना है तो लड़कर मर जाना। किसी गैर मुस्लिम के साथ कभी समझौता और कोई मुआहिदा न करना। आपका लहजा बता रहा है जैसे आप अपने अज़्म से मायूस हो गए हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, मायूस नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, जज्बाती। अली, मेरा एक हुक्म मुतल्लिका शोबे तक पहुंचा दो। भर्ती तेज कर दो और कोशिश करो कि फौज के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे आदमी रखो जो जंग का तजुर्बा हासिल कर चुके हों। हमारे पास इतनी लंबी तरबियत का वक्त नहीं। भर्ती होने वालों का मुसलमान होना लाजमी करार दे दो और तुम अपने लिए जहन नशीन कर लो कि ऐसे जासूसों का एक दस्ता तैयार करो जो दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी भी करें और शब खून भी मारे। ये जांबाजों का दस्ता होगा। उन्हें खुसूसी तरबियत दो। उनमें ये सिफात पैदा करो कि ऊंट की तरह ज्यादा से ज्यादा अरसा प्यास बर्दाश्त कर सके। उनकी नजरें उकाब की तरह तेज हों। उनमें सहराई लोमड़ी की मक्कारी हो और वो दुश्मन पर चीते की तरह झपटने की महारत, दलेरी और ताकत के मालिक हों। उनमें शराब, हशीश वगैरह की आदत न हो और औरत के लिए वो बर्फ की तरह यख हो। भर्ती तेज करा दो बिन सुफियान, और याद रखो मैं हुजूम का कायल नहीं। मुझे लड़ने वालों की जरूरत है, खा थोड़ी तादादी हो। उनमें कौमी जज्बा और वो मेरे अज़्म को समझते हो। किसी के दिल में ये शुबा ना हो कि उसे क्यों लड़ाया जा रहा है।
अगले 10 दिनों में हजारहा तरबियत याफ्ता सिपाही इमारत मिस्र की फौज में आ गए और उन 10 दिनों में नाजी ने ज़िकोई को ट्रेनिंग दे दी कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन कौन से तरीके से अपने हुस्न के जाल में फांस कर उसकी शख्सियत और उसके किरदार को कमजोर कर सकती है। नाजी के हमराज दोस्तों ने ज़कोई को देखा तो उन्होंने बिला खौफ तरतीब कहा कि इस लड़की को मिस्र के फिरौन देख लेते तो खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाते। नाजी का जासूसी का अपना निजाम था, बहुत तेज और दलेर। वो मालूम कर चुका था कि अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अय्यूबी का खुसूसी मुशीर है और अरब का माना हुआ सुराग रसा। उसने अली के पीछे अपने जासूस छोड़ दिए थे और उसने अली को कत्ल कर देने का मंसूबा भी बना लिया था। ज़कोई को नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने दाम में फांसने के लिए तैयार किया, लेकिन वो महसूस न कर सका कि मराकश की रहने वाली ये लड़की उसके अपने आसाब पर सवार हो गई है। वो सिर्फ शक्ल सूरत की ही दिलकश नहीं थी, उसकी बातों में ऐसा जादू था कि नाजी उसे पास बिठाकर उसके साथ बातें ही करता रहता। उसने उन 2 नाचने गाने वालियों से निगाहें फेर ली थीं जो उसकी मंजूर नजर थीं। 3-4 रातों से उसने उन लड़कियों को अपने कमरे में नहीं बुलाया था। नाजी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी जो उनके कब्जे से निकलकर ज़कोई की आगोश में अंडे देने लगी थी। उन्होंने ज़कोई को रास्ते से हटाने की तरकीबें शुरू कर दी। वो आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि उसे कत्ल करा दिया जाए, मगर उसे कत्ल कराना मुमकिन नजर नहीं आता था क्योंकि नाजी ने उसे जो कमरा दे रखा था उस पर 2 मुहाफिजों का पहरा रहता था। उसके अलावा ये दोनों लड़कियां इस मकान से बिला इजाजत बाहर नहीं जा सकती थीं जो नाजी ने उन्हें दे रखा था। उन्होंने हरम की खादिमा खातून में से एक को एतमाद में लेना शुरू कर दिया। वो उसके हाथों ज़कोई को जहर देना चाहती थी। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का महाफिज दस्ता बदल दिया। ये सब अमीर मिस्र वायसराय के पुराने बॉडीगार्ड्स थे। उनकी जगह उसने उन सिपाहियों में से बॉडीगार्ड्स का दस्ता तैयार किया जो नई भर्ती में आए थे। ये जांबाजों का मुंतखब दस्ता था जो सिपाहगरी में भी ताक था और जज्बे के लिहाज से इसका हर सिपाही मर्द हुर था। ताजी को ये तब्दीली बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने इस तब्दीली की बेहद तारीफ की और उसके साथ ही दरखास्त की कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी दावत कबूल कर ले। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे जवाब दिया कि वो 1 आध दिन में उसे बताएगा कि वो कब दावत कबूल कर सकेगा। उसके जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से मशवरा लिया कि वो दावत पर कब जाए। अली ने उन्हें मशवरा दिया कि अब वो किसी भी रोज दावत कबूल कर ले। दूसरे ही दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी को बताया कि वो किसी भी रात दावत पे आ सकता है। नाजी ने 3 रोज बाद की दावत दी और बताया कि ये दावत कम और जश्न ज्यादा होगा और ये जश्न शहर से दूर सहरा में मशालों की रोशनी में मनाया जाएगा। नाच गाने का इंतजाम होगा, बॉडीगार्ड्स के घुड़सवार अपने करतब दिखाएंगे, शमशीर जनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुकाबले होंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी को रात वहीं कायम कराया जाएगा और वहां रिहाइश के लिए खैमे नस्ब होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी प्रोग्राम की तफसील सुनते रहे। उन्होंने नाच गाने पर भी एतराज न किया। नाजी ने डरते और झिझकते हुए कहा, फौज के बेशतर सिपाही जो मुसलमान नहीं या जो अभी नीम मुस्लिम है कभी कभी शराब पीते हैं। वो शराब के आदी नहीं, वो इजाजत चाहते हैं कि जश्न में उन्हें शराब पीने की इजाजत दी जाए। आप उनके कमांडर हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आप चाहें तो उन्हें इजाजत दे दें, ना देना चाहें तो मैं आप पर अपना हुक्म नहीं चलाऊंगा। अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। नाजी ने गुलामों की तरह कहा, मैं कौन होता हूँ इस काम की इजाजत देने वाला जिसको आप सख्त नापसंद करते हैं। उन्हें इजाजत दे दें कि जश्न की रात हंगामा आराई और बदकिरदारी के सिवा सब कुछ कर सकते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अगर शराब पीकर किसी ने हल्ला गुल्ला किया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। ये खबर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के स्टाफ तक पहुंची कि नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी के एजाज में जो जश्न मुनक्किद कर रहा है उसमें नाच गाना होगा और शराब भी पी जाएगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस जश्न की दावत इन खराफात के बावजूद कबूल कर ली है, तो सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा कि नाजी झूठ बोलता है, वो दूसरों पर अपना रोब डालना चाहता है और किसी ने ये राय दी कि नाजी का जादू सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी चल गया है। ये राय उन सरबराहों को पसंद आई जो नाजी के हम नवाला और हम प्याला थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चार्ज लेते ही उनके लिए ऐशो इशरत, शराब नोशी और बदकारी जुर्म करार दे दी थी। उन्होंने ऐसा सख्त डिसिप्लिन राइज कर दिया था कि किसी को पहले की तरह फराइज से कोताही की जरूरत नहीं होती थी। वो इस पर खुश थे कि आज नए अमीर मिस्र ने किसी दावत में शराब और रक्स की इजाजत दे दी है तो कल परसों वो खुद भी इन रंगीनियों का रसिया हो जाएगा। सिर्फ अली बिन सुफियान था जिसे मालूम था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खराफात की इजाजत क्यों दी है। जश्न की शाम आ गई। एक तो चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी इतनी शफाफ होती है कि रेत के जर्रे भी नजर आ जाते हैं।
दूसरे हजारहा मशालों ने वहां सहरा की रात को दिन बना दिया था। बॉडी गार्ड्स का हुजूम था जो एक वसी मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़ा था। एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के बैठने के लिए जो मसनद रखी गई थी वो किसी बहुत बड़े बादशाह का तख्त मालूम होती थी। इसके दाएं बाएं बड़े रुतबों के मेहमानों की नशिस्तें थीं। इस वसी व अरीज तमाशागाह से थोड़ी दूर मेहमानों के लिए निहायत खूबसूरत खेमे नस्ब थे। इनसे हटकर एक बड़ा खेमा सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए नस्ब किया गया था जहां उसे रात बसर करना थी। अली बिन सुफियान ने सूरज गुरूब होने से पहले वहां जाकर इस खेमे के इर्द गिर्द मुहाफिज खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सुफियान वहां मुहाफिज खड़े कर रहा था, नाजी जिकोई को आखिरी हिदायत दे रहा था। उस शाम जिकोई का हुस्न कुछ ज्यादा ही निखर आया था। उसके जिस्म से ऐसे इत्र की भीनी भीनी बू उठ रही थी जिसमें सैर का तासुर था। उसने बाल उरिया कंधों पर फैला दिए थे। सफेद कंधों पर स्याही माइल भूरे बाल जाहिदों की नजरों को गिरफ्तार करते थे। उसका लिबास इस कदर बारीक था कि उसके जिस्म के तमाम नशेबो फराज साफ नजर आते थे। उसके होंठों पर कुदरती तबस्सुम अधखिली कली की मानिंद था। ताजी ने उसे सर से पांव तक देखा और कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर तुम्हारे जिस्मानी हुस्न का शायद असर न हो। अपनी जबान इस्तेमाल करना। वो सबक भूलना नहीं जो मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और ये भी न भूलना कि उसके पास जाकर उसकी लौंडी न बन जाना, इंजीर का वो फूल बन जाना जो दरख्त की चोटी पर नजर आता है मगर दरख्त पर चढ़कर देखो तो गायब हो जाता है। उसे अपने कदमों में बिठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम उस पत्थर को पानी में तब्दील कर लोगी। इसी सरजमीन में क्लोपेत्रा ने सीजर जैसे मर्द आहन को अपने हुस्न और जवानी से पिघलाकर मिस्र की रेत में बहा दिया था। क्लोपेत्रा तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें जो सबक दिए हैं वो क्लोपेत्रा की चालें थी। औरत की ये चालें कभी नाकाम नहीं हो सकती। जिकोई मुस्कुरा रही थी और बड़े गौर से सुन रही थी। मिस्र की रेत ने एक और क्लोपेत्रा को हसीन नागिन की तरह जन्म दिया था। मिस्र की तारीख अपने आप को दोहराने वाली थी। सूरज गुरूब हो गया तो मशालें जल उठी। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार आ गए। उनके दाएं बाएं आगे और पीछे उनके उन मुहाफिजों के घोड़े थे जो अली बिन सुफियान ने मुंतखब किए थे। इसी दस्ते में उसने 10 मुहाफिज शाम से पहले ही यहाँ लाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे के गिर्द खड़े कर दिए थे। साजों ने दफ की आवाज पर इस्तकबालिया धुन बजाई और सहरा अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। नाजी ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और कहा, आपके जानिसार अजमत इस्लाम के पासबान आपको बसर चश्म खुशामदीद कहते हैं। इनकी बेताबियां और बेकरारियां देखिए, आपके इशारे पर कट मरेंगे। और खुशामद के लिए उसे जितने अल्फाज याद आए उसने कह डाले। जो ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी शाहाना नशिस्त पर बैठे, सरपट दौड़ते घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी। घोड़े जब मशालों की रोशनी में आए तो सब ने देखा कि 4 घोड़े दाएं से और 4 बाएं से दौड़े आ रहे थे। हर एक पर एक एक सवार था। उनके पास हथियार नहीं थे। वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। साफ जाहिर था कि वो टकरा जाएंगे। किसी को मालूम न था कि वो क्या करेंगे। वो एक दूसरे के करीब आए तो दोनों फरीकों के सवार रिकाबों में पांव जमाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने लगामें एक एक हाथ में कर ली और दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों अतराफ के घोड़े बिल्कुल आमने सामने आ गए और सवारों की दोनों पार्टियां एक दूसरे से उलझ गईं। सवारों ने एक दूसरे को पकड़ने और घोड़े से गिराने की कोशिश की। जब घोड़े आगे निकल गए तो 2 सवार जो घोड़ों से गिर पड़े थे रेत पर कलाबाजियां खा रहे थे। एक तरफ के एक सवार ने दूसरी तरफ के एक सवार को एक बाजू में जकड़कर उसे घोड़े से उठा दिया था और उसे अपने घोड़े पर डालकर ले जा रहा था। हुजूम ने इस कदर शोर बर्पा किया कि अपनी आवाज अपने आप को भी नहीं सुनाई देती थी। ये सवार अंधेरे में गायब हुए तो दोनों तरफ से 4-4 और घोड़े आए और इसी तरह मुकाबला हुआ। इस तरह 8 मुकाबले हुए और उसके बाद शुतर सवार आए। फिर घोड़ा सवारों और शुतर सवारों ने सवारी के मुताद्दिद करतब दिखाए। इसके बाद तेज गनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुजाहिरे हुए जिनमें कई एक सिपाही जख्मी हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी शजाअत और बेखौफी के इन मुजाहिरों और मुकाबलों में जज्ब होकर रह गए थे। उन्हें ऐसी ही बहादुर फौज की जरूरत थी। उन्होंने अली बिन सुफियान के कान में कहा, अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी हो तो मैं सिर्फ इसी फौज से सलीबियों को घुटनों में बिठा सकता हूँ। अली बिन सुफियान ने वही मशवरा दिया जो वो पहले भी दे चुका था। उसने कहा, अगर नाजी से कमान ली जाए तो जज्बा भी पैदा हो जाएगा। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी नाजी जैसे ज़हीन और तजुर्बाकार सालार को सुबकदोश करने की बजाय सुधार कर राह हक पर लाना चाहता था। वो इस जश्न में अपनी आंखों से यही देखने आए थे कि ये फौज किरदार के लिहाज से कैसी है। उन्हें नाजी की इस दरखास्त से ही मायूसी हो गई थी कि उसके सिपाही और कमांडर शराब पीना चाहते हैं और नाच गाना भी होगा।
صلاح الدین ایوبی نے اس کی درخواست اس وجہ سے منظور کی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ لشکر کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہادری، شاہ سواری اور تیغزنی وغیرہ کے مظاہروں اور مقابلوں میں تو یہ فوج عسکری اور جنگی معیار پر پوری اترتی تھی، مگر کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزوں، بلانوشوں اور ہنگامہ پرور لوگوں کا بے قابو ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف فوج کے کم و بیش 2000 آدمیوں کے لیے کھانا لگایا گیا تھا اور ان سے ذرا دور صلاح الدین ایوبی اور دیگر بڑے مہمانوں کے کھانے کا انتظام تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے، اونٹوں کی سالم رانیں، ہزاروں مرغ روسٹ کیے گئے تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے اور سراہیاں رکھ دی گئی تھیں۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے، غٹا غٹ شراب چڑھانے لگے اور مارکا آرائی ہونے لگی۔ صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے ناجی سے صرف اتنا پوچھا، 50,000 فوج میں سے آپ نے یہ سپاہی دعوت کے لیے کس طرح منتخب کیے تھے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ نہیں امیر مصر، ناجی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا، یہ 2000 عسکری میرے بہترین آدمی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے ہیں، ان کی بہادری دیکھیے، میدان جنگ میں یہ جس جانبازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جانیں قربان کر دیں گے۔ میں کبھی کبھی انہیں کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے دنیائے رنگ و بو سے پورا لطف اٹھائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس استدلال کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ان میں جذبہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کردار بھی نہیں ہے۔ اس فوج کو اگر تم میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے اور مال غنیمت لوٹیں گے، اور صرف یہی نہیں، یہ مفتوح کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کریں گے۔ اس کا علاج یہ ہے، علی بن سفیان نے کہا، کہ آپ نے مختلف حلقوں سے جو فوج تیار کی ہے انہیں ناجی کے اس 50,000 سوڈانی لشکر میں مدغم کر دیا جائے۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل جل کر اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور علی سے کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ دوسروں کے دلوں کے راز جان لیا کرتا تھا، اور یہ غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے کئی اور مشعلیں روشن ہو گئیں۔ زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا اور پرسوز نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی۔ 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں ملبوس چلی آ رہی تھیں جس میں ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس نہایت باریک چوغا سا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسی ریشم کا حصہ نظر آتے تھے جن کا انہوں نے لباس پہن رکھا تھا۔ صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہلتا تو یوں لگتا تھا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں فضا میں تیرتی آ رہی ہوں۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن حسن اور جسم کی لچک میں سب ایک جیسی تھی۔ ان کے مرمری بازوں اریاں تھے، وہ چلتی آ رہی تھیں لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آتے تھے۔ وہ ہوا کی لہروں کی مانند آ رہی تھی۔ وہ نیم دائرے میں ہو کر رک گئی۔ صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکی۔ سب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے۔ سازندوں نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو میں طلسم پیدا کر دیا۔ ناظرین، آج کی قسط میں اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اسی ویڈیو کے تسلسل کے ساتھ نئی قسط میں۔ اگر آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔